हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आप सबों का प्यार दुलार बहुत मिल रहा है। सपोर्ट इसी तरह से कीजिए। अभी तक हमने बहुत कम दिनों में 450 सब्सक्राइबर को छू लिया है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पर जो भी लोग अभी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के या अन्य टेट के मैथ के पेडागोजी से पूछे जाने वाले प्रश्न से संबंधित उसके कंटेंट को और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो विभिन्न राज्यों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह होगा, या कोई सीटेट हो या किसी अन्य राज्य का टेट हो, वहां से लिया गया ये सारा क्वेश्चन है जो आप लोगों को आगामी परीक्षा में बहुत ही मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा बातचीत ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हम लोग गणित की प्रकृति को जाना था, जिसमें हम आपको कुछ परिभाषाएं आपको दिए थे पीडीएफ में टेलीग्राम पे। अभी तक जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और वहां से सारा पीडीएफ जो भी दिया जाएगा उसको डाउनलोड कर ले। तो हम आपको इसमें पहले वीडियो में ये चीज सारा चीज गणित की प्रकृति बताए हुए, गणित क्या है, गणित की क्या उपयोगिता है, हमारे जीवन में गणित क्यों जरूरी है, गणित की कहाँ उपयोगिता है, ये सारा चीज हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। तो जो भी लोग उसको नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, आप लोग जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा। और अभी के वीडियो में हम लोग उससे आगे जो भी उस दिन पढ़े थे उससे आगे को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, अब जो है गणित शिक्षण का ध्येय, यानी कि एम, व्हाट इज द एम ऑफ मैथ पेडागोजी। आप जो गणित बच्चों को पढ़ाइएगा, उद्देश्य क्या है आपका? आप गणित सिखा रहे हैं बच्चों को, किस उद्देश्य से सिखा रहे हैं, तो इसको जानेंगे। फिर गणित के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हम निम्न बिंदुओं को माध्यम से गणित के ध्येय को व्यक्त कर सकते हैं। किस किस माध्यम को अपने मस्तिष्क में रखेंगे और बच्चों को गणित सिखाएंगे, किस किस चीज को अपने माइंड मेकअप करके, किस किस चीज का माइंड मेकअप करके। तो सबसे जो पहला होगा वो होगा समाज। क्या होगा? समाज, व्यक्ति और ज्ञान। इस तीनों को इंटीग्रेटेड करके इस तीनों को समन्वय करके मिला करके हम तीनों को एकत्रित करके एक जगह ध्यान में केंद्र करके हम बच्चे को गणित सिखाएंगे। तब बच्चा गणित अच्छा सीख सकेगा और अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उतार सकेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको काफी एग्जाम मदद करेगा। फिर मानसिक व बौद्धिक विकास करने का ध्येय, यानी कि जो हमारा जो गणित शिक्षण है उसका ध्येय जो है वो क्या है? मानसिक व बौद्धिक विकास करने का, मतलब मस्तिष्क का और आप ज्ञान का भी विकास यहाँ पर होगा। किसके माध्यम से? तो गणित के माध्यम से। ठीक है, उसका क्या है? सांस्कृतिक ध्येय, यानी कि दूसरा जो हमारा एम है वो क्या है? सांस्कृतिक एम है। जो बच्चे को ऐसा गणित पढ़ाइए क्या बच्चे उससे अपने सांस्कृतिक जीवन से जुड़ सके, अपने सांस्कृतिक जीवन को आगे बढ़ा सके। कह जीविकोपार्जन तथा व्यवसायिक ध्येय। अब अगला जो ध्येय है, अगला जो एम है वो क्या है? जीविकोपार्जन। ये बहुत जरूरी है। इस गणित के माध्यम से बच्चा अपना जीविकोपार्जन कैसे सीख सकेगा? आप पढ़ रहे हैं, आपका ध्येय क्या है? आपका भी जीविकोपार्जन करना। तो ठीक उसी प्रकार अब जो कुछ सीख रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, इसका कुछ उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य उस उद्देश्य में से क्या है? गणित शिक्षण का जीविकोपार्जन और क्या? व्यवसायिक ध्येय। अभी जो जितना भी बड़ा सारा व्यवसाय होता है, बड़ा सारा उसका डील होता है, वो किसके तहत होता है? इसी गणित के तहत होता है ना। अगला है आनंद प्राप्ति एवं अवकाश के सदुपयोग का ध्येय। आनंद प्राप्ति क्या? हम आपको इससे पहले वीडियो में बताए, गणित को आनंद से सिखाइए, खेलते बच्चे को खिलाते हिलाते सिखाइए तो बच्चा अधिक सीखेगा, आनंदित होकर के सीखेगा। इसलिए देखिएगा जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बिल्कुल चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है, ताकि बच्चों को क्या होता है? चित्र देखने में अच्छा लगता है
और उससे वह सीखता है। अगला गणित की प्रयोगात्मक मूल्य की प्राप्ति का अध्ययन, यानी कि प्रयोगात्मक मतलब क्या, उपयोग करके बच्चा देखेगा जो उसका प्रयोग है क्या, वास्तविक जीवन हमारे जीवन में उसका प्रयोग है क्या, उसका एक ये भी है अनुशासन संबंधित है, यानी कि डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। अगला है सामाजिक ध्येय, यानी कि गणित समाज से जुड़ा हुआ है, गणित समाज से जुड़ा हुआ और समाज गणित से जुड़ा हुआ है। तो बच्चे को जब सिखाएंगे उसका एक उद्देश्य क्या होना चाहिए, सामाजिक उद्देश्य भी हमारा होना चाहिए। अगला है चरित्र निर्माण का उद्देश्य, हमारा जो अगला उद्देश्य, अगला जो एम होना चाहिए वो बच्चे के चरित्र निर्माण का होना चाहिए। अगला कह अन्य विषयों के अध्यापन तथा आगामी शिक्षा प्राप्ति में सहायक। हम आपको इसके पहले वीडियो में बताए थे कि गणित जो है सभी विषयों की जननी है, गणित से ही अन्य सारे विषय का उद्गम हुआ है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, हिस्ट्री में भी क्या सारी जो आता है वहां कहां से लिया, गणित से तो लिया गया है। तो विज्ञान गणित का ही एक अंश है ना। तो ये सारा चीज किससे लिया गया है, गणित से लिया गया। इसलिए तो एम होना चाहिए वो अन्य विषयों के अध्ययन तथा आगामी शिक्षा प्राप्ति में सहायक होना चाहिए उसके। आगे बढ़ते हैं। एक ये बार बार पूछा जाता है सीटेट या अन्य किसी टेट में, बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य की परिभाषा देते हुए कहा कि शैक्षिक उद्देश्य वह लक्ष्य या मात्र ही नहीं होते जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है। क्या, जिसकी सहायता, ये सिर्फ उद्देश्य इतना नहीं है कि जिससे क्या हो उसका पाठ्यक्रम निर्माण हो, नहीं, उसका जीवन निर्माण भी होगा, उसका जीवन निर्माण होना चाहिए, उसका जीविकोपार्जन होना चाहिए, उसका चरित्र निर्माण होना चाहिए। इससे पहले भी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, केवल या अनुदेशन के लिए निर्देशन दिया जाता है, अपितु यह मूल्यांकन प्रक्रिया को विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। कौन, गणित शिक्षण विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार उद्देश्यों के लिए मुक्त छात्रों के सोचने विचारने अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्ष को सम्मिलित किया गया है। क्या किया गया है, किसको, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष को सम्मिलित किया, किसके तहत, गणित उद्देश्य के तहत, गणित शिक्षण के उद्देश्य के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है गणित उद्देश्यों का महत्व, गणित शिक्षण का क्या महत्व है, गणित उद्देश्यों का महत्व। शैक्षिक उद्देश्यों की महत्ता उसके निम्नलिखित कार्यों को स्पष्ट होती है। जैसे पहला है समस्त शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजन को आधार देना। क्या, समस्त शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजन को, क्या, किसको, नियोजन मतलब क्या होता है, योजनाबद्ध करना, उसमें सहायक करना। शैक्षिक कार्यक्रम के मुख्य बिंदु, प्रकृति और दिशा को निश्चित करना। क्या, ये किसका उद्देश्य है, गणित का, ठीक है ना, गणित शैक्षिक का उद्देश्य है। क्या, जो शैक्षिक कार्यक्रम के लिए मुख्य बिंदु, जो भी मुख्य बिंदु है, प्रकृति क्या है, उसका दिशा क्या है, उसको निश्चित करना, क्या करना है, उसका निश्चित करना। आगे देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है विषय वस्तु के चुनाव व गठन में सहायता देना। क्या, विषय वस्तु के चुनाव में, क्या, विषय वस्तु कह रहा है, विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, ये सब में सहायता कौन करता है, चुनाव में कौन सहायता करता है, गणित शिक्षण करता है। शैक्षिक प्रक्रिया और सामग्री आदि के स्तरीकरण व मूल्यांकन में दिशा निर्देश देना। क्या कहा, फिर से समझिए, शैक्षिक प्रक्रिया, ठीक है, शैक्षिक प्रक्रिया व सामग्री आदि इस सभी के स्तरीकरण, यानी कि स्तरीकरण मतलब क्या, किसी स्तर, स्टेप बाय स्टेप को ले जाना, वो मूल्यांकन मतलब उसका जांच करना, जांच करना, जो आप क्या सिखाए हैं, में दिशा निर्देशन देना। ठीक है, बच्चा क्या सीखा उसकी दिशा निर्देशन देने में भी ये सहायता करता है। अगला पॉइंट कह रहा है विद्यार्थियों की योग्यता के निर्धारण में सहायता देना, पिछड़े व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता देना। जाहिर सी बात है, आपके वर्ग में सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ अति प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं। इस सभी, ये तो सभी प्रकार के आपके वर्ग में बच्चा बैठे होंगे, तो क्या एक ही किसी एक को लेकर चल सकते हैं क्या, नहीं ना। तो इस सबको पहचान आप करेंगे कैसे, तो शिक्षण के माध्यम से। किसके माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, आप मूल्यांकन के माध्यम से आप उसको ये चीज पता कर सकते हैं कौन सा बच्चा अति प्रतिभाशाली है, कौन सामान्य है, या कौन पिछड़ा हुआ बच्चा है। इस सबको जो पता लगाने के लिए कौन, शिक्षण का सहारा लेना पड़ता है। आगे देखिए, ये था आपको कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण के तथ्य थे। अब हम आपको
विभिन्न टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत सहायता देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। क्या कहा, प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 1 to 5 या 6 to 8 के लिए नहीं है, ये किसी भी जहां पर टेट एग्जाम यानी कि टीचर का एग्जाम पूछा जाता हो, टीचर का एग्जाम लिया जाता हो जिसमें मैथ पेडागोजी पूछा जाता हो, सभी के लिए अनिवार्य है, सभी लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कहा, प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। देखिए ना क्या कह रहा, प्रेरणा क्रियाकलाप, नाम से स्पष्ट है क्रियाकलाप। तो आप पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ज्ञानात्मक पक्ष, चलिए ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष को थोड़ा सा रहने देते, क्रियात्मक पक्ष, अच्छा क्रियाकलाप कर रहा है तो क्रियात्मक पक्ष ही ना होगा, तो आपका तो ऑप्शन यहीं पे मिल रहा है। तीसरा कह रहा है सौंदर्यात्मक, लेकिन ये सौंदर्यात्मक होगा क्या, नहीं, इसमें सौंदर्य सुंदरता कहां बढ़ाया जा रहा है, नहीं ना, इसमें क्या किया जा रहा है, क्रियाकलाप किया जा रहा है, समायोजन किया जा रहा है, प्रेरणा दिया जा रहा है, क्या हो जाएगा, क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रियात्मक पक्ष का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं इसको डाउनलोड करके। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों में रुचियों संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। क्या पूछा आपसे, क्या क्या, रुचि संवेग तथा मनोवृत्ति किससे संबंधित है, आपकी ये भावना संबंधित है। ये रुचि कहां से आता है, आपके अंदर से आता है, भावना से आता है। संवेग कहां से आता है, अंदर से तो आता है। तो ये सब किससे संबंधित हो जाएगा, ज्ञानात्मक से होगा क्या, तो ज्ञान से तो हो सकता है, लेकिन भाई आपको इसमें सबसे स्पष्ट चुनना है ना, तो ये भावात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भावात्मक से, भावना से उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम जो बच्चों के लिए गणित पाठ्य पुस्तक का जब चयन करेंगे हम, तो इसमें किस चीज का ध्यान देना चाहिए। प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हो, पर्याप्त मात्रा के उदाहरण हो, प्रश्नावली प्रश्न हो, उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नावली प्रश्न कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली प्रश्न से ज्यादा हो। अच्छा, चारों ऑप्शन देखने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ना ही तो ये होगा ना ही ये होगा। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रश्नावली भी होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में उदाहरण भी होना चाहिए। ना तो कोई प्रश्नावली कम होना चाहिए, ना उदाहरण ज्यादा होना चाहिए, ना उदाहरण कम होना चाहिए और प्रश्नावली ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह, क्या है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह क्या है, ये किस लिए इसको महत्व दिया जा रहा है। पहला कह रहा है विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, ये भी सही है, विज्ञान के साथ साथ अन्य विषय में भी सहायक है। अगला कह रहा है तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, हाँ तर्क को तो विकसित करता ही करता है, और उसका साथ साथ मानसिक विकास को भी ये विकसित करता है। व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है, एबीसी तीनों सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा, तीनों क्या है, सही है। आपका पहला का विज्ञान विषयों का अध्ययन में सहायक है, विज्ञान में सहायक है, अन्य विषयों में भी सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, बिल्कुल तर्क को विकसित करता है, तर्क के साथ साथ मानसिक सोच को भी विकसित करता है, उसके साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। ठीक है, किसमें, व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकता, क्या, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकता इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये थोड़ा सा कथन था, ये प्लेटो का कथन है। ठीक है, ये किसका कथन है, प्लेटो का कथन है। अगला क्वेश्चन है गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, यानी कि गणित का जो पाठ्य पुस्तक होगा, गणित का जो किताब होगा, उसमें जो विषय वस्तु होगा वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो अध्यापक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। अच्छा बताइए, पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए क्या,
क्या विद्यार्थी के अनुसार होना चाहिए क्या? आपको ऑप्शन देकर लग रहा होगा थोड़ा सा फंस गया, यहाँ पाठ्यक्रम भी दिया गया और यहाँ पर विद्यार्थी भी दिया होगा, लेकिन आप लोग विद्यार्थी के साथ जाइएगा। लेकिन एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़िए, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन, क्या विषय वस्तु का संगठन किसके अनुसार होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके क्लास में कोई एक बच्चा तो नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, उसमें बहुत सारे आईक्यू लेवल के होंगे, किसी का आईक्यू लेवल कम होगा, किसी का आईक्यू लेवल अधिक होगा। अगर आप विद्यार्थी के अनुसार करते हैं तो सबका जो आईक्यू लेवल होगा उसके अनुसार आप कितना प्रोवाइड कीजिएगा, कितना सिलेबस चेंज कीजिएगा, हो सकता है क्या? नहीं ना। इसलिए किसके अनुसार होना चाहिए? पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए, किस क्रम में आपको कैसे विकसित करना चाहिए? गणित का जो पाठ्य पुस्तक है इसमें किस विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए? क्या अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, या तार्किक क्रम में, या सभी? तो इसमें अभी सर्वप्रथम आप बच्चे को जो पढ़ा रहे होते तो उसमें तार्किक क्रम में, किसमें? तार्किक क्रम में बच्चे के विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए, ना कि अभ्यास क्रम में और ना ही समस्यात्मक क्रम में। ये आगे चल करके, हालांकि ये भी दोनों ऑप्शन होगा, लेकिन आगे चल करके जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब जाकर के अभ्यास के क्रम में भी और समस्यात्मक क्रम में भी किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति कैसी है? गणित की प्रकृति कैसी है? तो तार्किक है। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है, अलंकारिक नहीं है, कठिन नहीं है। ठीक है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सामान्य लोगों के लिए है, सभी के लिए, सामान्य लोगों क्या, सभी के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। गणित की अभी हम लोग समझते हैं गणित की प्रकृति क्या है? तार्किक है। तो समझने की प्रकृति कैसे होगी? तार्किक होगी। कैसे होगी? तार्किक होगी। आसान सा क्वेश्चन था, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश आवश्यकता है। यानी कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप बच्चे को गणित अच्छा से पढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप में क्या होनी चाहिए? आप में क्या योग्यता होनी चाहिए? वही पूछ रहा है, गणनाओं में प्रवीणता, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना की समस्या को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की तरीका, सूत्र याद करने की, हल को याद करने की। अच्छा आप बताइए, इसमें इसको देखने के बाद आप आसानी से ये चीज पता लगा रहे हैं और आंसर क्या होगा। लेकिन ऑप्शन समझिए, पहला है गणना में प्रवीणता। क्या सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए? क्या आप एक अच्छे शिक्षक हो पाएंगे? क्या नहीं। सूत्र याद करना, क्या हम सूत्र बहुत सारा याद कर ले, क्या उससे हम अच्छे शिक्षक हो जाएंगे? क्या नहीं। किसी एक क्षेत्र में इससे हो, लेकिन संपूर्ण गणित में हमको बताने के लिए, गणित पढ़ाने के लिए क्या अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्या बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने का तरीका हमें आना चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं हम एक अच्छे गणित के शिक्षक बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारे प्रश्न। अगला क्या है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति समझने में दिक्कत, कठिनाई हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो आप शिक्षक के नाते आप उसको किस तरह से समझाएगा? आपका क्या दायित्व बनता है? आप उसको किस तरह से समझा सकते हैं? पहला कह रहे हैं, ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा एवं विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या सिर्फ इसी से संभव है? क्या नहीं, समूह चर्चाओं द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कुछ हद तक सही है, जो आप उसको समूह में कीजिएगा ताकि वो अच्छा समझ पाए। समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करना नहीं, रट करके तो एनसीएफ आप लोगों को पता होगा, एनसीएफ 2005, ये तो रट करके कभी किसी चीज को रटना मना ही कर चुका है। तो जब भी कभी रट करके मिले तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन प्रश्न के अनुसार। अगला कह रहा है, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, जिस्सा पहेली आदि बनाना, हल करना। यानी कि इससे क्या होगा, बच्चे में जिज्ञासा बढ़ेगी, तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, उसका मानसिक विकास होगा, है ना। तो ये सभी किसके माध्यम से? तो गणित शिक्षण के माध्यम से, जिसके लिए क्या अधिक से अधिक उसको गतिविधि कराएंगे, ताकि ये जो ज्यामितीय शब्दावली समझ में नहीं आ रहा था उसको, वो आसानी से वो समझ सके। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है? प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन में प्रमाण या खंडन हेतु किया जा सकता है? किस विधि द्वारा इसको सत्यापित किया जा सकता है? सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या होती है, लेकिन सभी विषम प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। हाँ, लेकिन सभी अभाज्य संख्या भी विषम संख्या नहीं होता। दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति। ठीक है ना, प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति, क्योंकि ये स्थिति के अनुसार इसको इस समस्या का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? क्या उत्तरदायी नहीं है? तो पाठ्यक्रम उत्तरदायी है इसके लिए, विषय की प्रकृति भी है, परीक्षा पद्धति भी है, लेकिन लिंक का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्या दुश्चिंता, गणित में दुश्चिंता के लिए लिंक का रिलेशन इसमें कहीं से नहीं है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पहलू किसमें बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो सामान्यीकरण तो है, बीज गणित से संबंधित है, मानसिक चित्रण भी है, क्रम परिवर्तन भी है, लेकिन माप का इससे रिलेशन नहीं है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। हालांकि ये सभी प्रश्न किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आसान थोड़ा सा लग रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों का क्रम से लगाइए। यानी कि ये जो अवधारणा है इसको क्रम में लगाना है कि बच्चे जो माप की अवधारणा अपने अंदर विकसित करते हैं किस क्रम में करते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा विषय वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले बच्चा करता क्या है, वहां छोड़िए बच्चा क्या करता, आप खुद क्या, बच्चा जब थे आप खुद क्या करते थे? कुछ किसी चीज को देखते थे ना, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा सा है, करते थे ना। तो वहां कोई मानक था क्या? कुछ था क्या? कोई प्रत्यक्ष या किसी चीज किसी से मापते थे क्या? नहीं ना। तो सबसे पहला था सरल अवलोकन द्वारा। किसके द्वारा? अवलोकन द्वारा आप उसको कर रहे थे। तो ये अवलोकन द्वारा हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? अवलोकन द्वारा। यानी कि सबसे पहले क्या? अवलोकन द्वारा। उसके बाद यानी कि यानी कि सबसे पहला हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद ये जो अवलोकन करते थे, उसके बाद क्या, जो आप लोग देख, बच्चा जब छोटे होंगे तो देखते होंगे बित्ता से मापा जाता था, हाथ से मापा जाता था, बेग से मापा जाता था, है ना। तो ये क्या हुआ? अमानक इकाई हुआ। तो इसके बाद क्या होगा? अमानक इकाई 2 नंबर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन इतना ही आ जाता है 3, 2, 1, 4। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 नंबर लंबाई मापने के लिए मानक इकाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा? मीट्रिक इकाई। ठीक है, मानक इकाई इंच में जिसको कहते हैं 1 इंच सेंटीमीटर, उसका मीट्रिक, ये थोड़ा सा अप लेवल का हो जाता है। ये चारों क्या होगा? इसका क्रम हो गया। याद रखिएगा, अगर नहीं समझ में आया एक बार और इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? आपको एक अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए क्या होना चाहिए? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। या देखिए थोड़ा सा समझिए कि सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, ये तो सही है, लेकिन अधिकतर सूत्रों को याद करना, क्या अधिक सूत्र याद कर लेंगे तो क्या हम अच्छे टीचर हो जाएंगे? नहीं। बहुत जल्दी सवालों को हल कर लेना, बहुत जल्दी सवाल तुरंत हल कर ले तो क्या हम अच्छे टीचर हो जाएंगे? नहीं। उसके लिए क्या, तो सभी अवधारणाओं को समझना, कहाँ कौन सी अवधारणा समझना है और उसको लागू कहाँ करना है, और उसमें संबंध कैसे लगेगा, जैसे कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ भाग देना है, कहाँ एलसीएम निकालना है, इस सभी चीज की जानकारी होनी चाहिए हमको। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर के कोई संबंध नहीं है। आकृतियों के निम्नलिखित में से, ठीक है, आकृति जब बच्चा में आकृति आप सिखा रहे होते हैं तो इसमें किसका संबंध नहीं होता है। प्रतिरूप ये तो सबसे पहले सिखाया जाता है, एक दो इस तरह से सिखाया जाता है, फिर एक इधर घूम जाता है, एक इधर घूम जाता है, इस तरह से सिखाया जाता है बच्चे को। ये प्रतिरूप होता है। समिति, ये समिति भी होती है, ठीक है। कोण, ये कोण नहीं होता है, बच्चा को कोण नहीं, 5वीं तक कोण नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, 5वीं तक कोण नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चों अर्थात वे बच्चे जिनका आयु 8 से 9 वर्ष है, कितनी से कितनी है, 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय का अति परिवीरता है। यानी कि बच्चे में किस प्रकार की यानी कि समुच्चता है, ठीक है। पहला वर्गीकरण, प्रतिवर्ता, अनुपातिक विवेचन नहीं, सर्वप्रथम उसमें वर्गीकरण नहीं आता है। पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तन, अनुपातिक विवेचन। पंक्तिबद्धता तो आती है लेकिन दूसरा में प्रतिवर्तन नहीं आता है। पंक्तिबद्धता आएगा, ठीक है, वर्गीकरण नहीं, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण आएगा, लेकिन अनुपातिक विवेचन नहीं, प्रतिवर्ता आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोगों का धन्यवाद।